जिस तरह महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, लोग लॉकडाउन से उभर नहीं पाए हैं। कई सारी समस्याएं हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी। आइए उनसे बात करते हैं। राणा जी, इंडिया न्यूज 8 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, और जिस प्रश्न को आपने अभी जनता के सामने रखा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज देश के जनता के सामने। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई। तो इसके लिए वैसे तो बहुत समय से हमारी पार्टी जो है लोगों के बीच में जन जागरण कर ली है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशली प्रोग्राम बनाया जिसका मकसद है कि जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुँचें, उनकी समस्याओं को जानें, क्योंकि जब तक आपको समस्या नहीं पता होगी तो आप उसको दूर कैसे करोगे। जी। आजकल ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सत्ता में आ जाता है वो अपने एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए उनको ना महंगाई की चिंता है ना तो बेरोजगारी की चिंता है। तो हमने 10 तारीख से एक यात्रा की शुरुआत की बिजनौर ज़िले से, जो कि 8 अगस्त को हरिद्वार में जिसका समापन किया जाएगा, और उसमें लाखों के संख्या में अनुमान है कि लोगों के रहने का संख्या रहेगी। मकसद यही है कि भाई या तो हमें रोज़गार दो और या फिर कुर्सी छोड़ो, महंगाई पे कंट्रोल करो। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ये 1 महीने का कार्यक्रम है, और मैं सभी से अपील करूंगा कि इस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हमारा साथ दें, हमारे साथ हैं। और आपसे, आपके माध्यम से ये वादा भी करूंगा दर्शकों को आपके, कि जब भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आएगी तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आगे आकर हर परिवार में एक रोजगार देने के लिए कार्य करेगी। इस लॉकडाउन और बेरोजगारी की मार लोग झेल रहे हैं, इससे कैसे उभर पाएंगे? देखिए, इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं हमारे पार्टी के पास। हमारे मैनिफेस्टो में भी थे जब बिहार चुनाव में लड़े थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूरा लॉकडाउन ही था। तो अगर हम संक्षिप्त में बताएं विस्तार पूर्वक, तो एक मैनिफेस्टो है इसके लिए कि भाई बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा। किंतु अगर शॉर्ट में बात किया जाए, अगर मतलब 1-2 उदाहरण दिए जाएं, जैसे कि जो असल में क्या है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें एक ही परिवार में 3-3, 4-4 भी नौकरियां हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि पहले कम से कम हर परिवार को रोटी खाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, और रोज़गार देकर। 4 नौकरियां एक परिवार में देने से अच्छा है कि उसको थोड़ा सा इस तरह से डिवाइडेशन हो कि हर परिवार को रोज़गार मिल जाए। क्योंकि अभी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी सरकार खासकर कर रही है कि लोगों को काम करने से अपाहिज बना रही है। जी। फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में आप जो है पैसा भी भेज रहे हैं, तो लोगों को काम करने की आदत वो छुड़वा रहे हैं। जब देश की जनता को काम करने की आदत नहीं रहेगी और उनको आप बैठा के खिलाने की वो करेंगे, तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए खुश हो जाए कोई, लेकिन आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी, पीएनजी जैसे घरेलू गैस हैं उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, ये बहुत ही बड़ा फेलियर है मोदी जी का, भाजपा की सरकार का। क्यों फेलियर है? और पूरे एनडीए का। क्योंकि ये लोग सबसे बड़े नौटंकी इन्हीं चीज़ों पर करते थे, इन्हीं मुद्दों पर ही सरकार बनाई इन्होंने झूठ बोलकर पब्लिक से। अगर आपको याद हो तो इनके जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के, कोई सिलेंडर टांग के घूमता था, कोई सब्जियों की माला गले में लटका के, स्मृति ईरानी जी हैं, और भी कई नेता हैं इनके, जावड़ेकर जी हैं, मेरे को रविशंकर जी हैं, राजनाथ जी हैं, है ना। और मोदी जी तो जो है हर सभा में लोगों से पूछते थे, भाई महंगाई जो है हम कम कर देंगे, महंगाई कम हुई या नहीं हुई। पेट्रोल के दाम, लोगों को उपदेश देते थे कि पेट्रोल के दाम जो है वो तो देश में तय होते हैं। तो अब वो चीज़ें कहाँ गई? इसका मतलब है कि आप ठग हो, लोगों को ठगते हो झूठ बोलकर,
और दुर्भाग्य है कि देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिला हुआ है जो लोगों को ठग के, लोगों को झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं और सत्ता में आने के बाद लोगों के दुख दर्द दूर करने की जगह सिर्फ अपने नाम के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जनसंख्या कानून के लिए। लेकिन उन्होंने उसमें एक पैरा ये डाल दिया कि भाई जो SC ST समाज के लोग हैं वो इस दायरे में नहीं आएंगे, वो कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये जैसे फालतू के जो नियम बनते हैं कि मतलब भाई मतलब कि देश को, इनका कहना है कि देश को SC ST के बच्चे ज़्यादा चाहिए, स्वर्णों के बच्चे नहीं चाहिए जी, पिछड़ों के बच्चे नहीं चाहिए, मुसलमानों के बच्चे नहीं चाहिए, सिखों के बच्चे नहीं चाहिए। तो ये अगर उटपटांग कानून योगी जी लेकर आते हैं कि भाई इनको कितने भी बच्चे पैदा करने दीजिए किसी जाति वर्ग विशेष को, और ये नहीं करेंगे, तो कोई भी अगर जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी उसका विरोध करेगी। किंतु अगर सबके ऊपर ही एक कानून लागू होता है तो फिर इसमें जो है हम लोग साथ हैं। लेकिन मुझे आशा नहीं लगती जिस तरीके से नीयत है भाजपा सरकार की, तो क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है सीधा सीधा कानून बनाएं। लेकिन बनाएंगे तो हम साथ देंगे, नहीं बनाएंगे तो विरोध करेंगे। जी, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स में आपका कैसे मन हुआ कि आपको पार्टी बना लेनी चाहिए? देखिए, कई वर्षों से हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे थे। सामाजिक कार्य करते करते हमने लाखों लाखों लोग भी इकट्ठा किए। गाजियाबाद में ही हमने जो है 16 दिसंबर 2018 को कम से कम भी 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठा किए थे कविनगर रामलीला मैदान में। जिस भी मुद्दे पर हमने सामाजिक रूप से प्रयास किया, तो दुर्भाग्य है कि जो सामाजिक संगठन है जब वो अपना प्रयास करता है तो वो जो डिमांड करता है वो करता है सरकार से, और जब देश की सरकार ऐसी बैठी हो कि वो मन बना के बैठी हो कि उसने हमारे विरोध में ही काम करना है समाज के, तो फिर कोई भी सफलता मिलना संभव नहीं है। तो हमने जब बार बार कई मुद्दों पर प्रयास किए, पद्मावती मुद्दे पर लाखों लोग सड़कों पे आए, SC ST कानून को लेकर लाखों लोग सड़कों पे आए, बेरोज़गारी मुद्दे पर आए, जैसे अब भी आ रहे हैं। लेकिन अब में और तब में अंतर यह है कि तब भी हम लाखों लोग इकट्ठा होते थे, अब भी होंगे। लेकिन अब हम जब सत्ता में आ जाएंगे इस रास्ते से, तो हम इन मुद्दों को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि सामाजिक संगठन किसी मुद्दे को उठा तो सकता है, लेकिन उसको अपनी कलम से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुद्दा उठाता है सरकार के सामने। DM को, SDM को ज्ञापन देगा सरकार के लिए। अब सरकार जो है NDA की बैठी है, इसमें भाजपा के साथ जो है 48 प्योर जातिवादी पार्टियां शामिल हैं, जिसमें निषाद पार्टी है, अपना दल है, JDU है ना, रामविलास पासवान जी की LJP है, और भी अनेक राजनीतिक दल हैं जो प्योर जाति के आधार पर बनाए हुए हैं। अब इस NDA की मीटिंग में जब कोई कानून अगर हमारे पक्ष में बनने का प्रयास भी किया जाता है, करवाया जाता है, तो ये जो जाति आधारित पार्टियां हैं ये उसका विरोध कर देती हैं, और स्वर्णों के लिए तो कुछ होने ही नहीं देती। तो इसीलिए अब हमने भी अपना राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य बनाया है, इसका चारपाई का निशान है। और हम जब वहाँ पर बैठेंगे, चाहे सरकार NDA की हो चाहे UPA की हो, तो जो देश की बात करेगा उसको हम उसके साथ रहेंगे, जो धर्म की बात करेगा सभी धर्मों की उसके भी साथ रहेंगे, बेवजह किसी धर्म में दखलंदाजी नहीं करेगा। और जब वहाँ पे ऐसे मीटिंग्स में सरकार की जब कैबिनेट मीटिंग होगी और हमारी भी उसमें हिस्सेदारी होगी, जब वहाँ पे जाति के आधार पर कानून बनेंगे या योजनाएं बनेंगी, तो उसमें हमारे बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। किसी का जाति या किसी धर्म के अधिकार को छीनेंगे नहीं, लेकिन अपने भी अधिकार को किसी को छीनने नहीं देंगे। तो इस लाइन पर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का गठन किया गया। जैसे महंगाई इस कदर बढ़ रही है, पब्लिक जनता त्राही मचा रही है, अगर सत्ता में आपकी पार्टी होती तो क्या करते? देखिए, अगर हम लोग सत्ता में होते और जिस तरीके से महंगाई खाई जा रही है इस समय,
इस समय थोड़ा सा लोगों को सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ हमारे देश की जो जनता है बहुत मेहनती है और बहुत ही कर्मशील है। लेकिन क्या है कि सरकार ने अभी, जैसे कई राज्य सरकार हैं, अभी उत्तराखंड की सरकार है, वो लोग अपने आप को इतनी ज़्यादा नौटंकीबाजी दिखाते हैं कि जैसे कि मतलब नहीं, जैसे वो समझ रहे हैं कि भाई वो इतनी वीआईपी गवर्नमेंट है, अभी आप जाइए तो आपको इतना परेशान किया जाएगा एंटर करते हुए कि जैसे आप कहीं विदेश में आ रहे हो, इस तरीके से छानबीन और वो करेंगे। अरे भाई, बड़े बड़े राज्य हैं, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है इतना ज़्यादा अपने आप को वो दिखा रहे हैं विशेष रूप से। और जो महंगाई की आपने बताया, देखिए रोज़गार खोलने की ज़रूरत है इस समय। जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गए हैं, कई फैक्ट्रियां, कई व्यापारी बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। अब इनको जो है, एक तो यही पॉलिसी ख़राब है कि जी हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलेगी। आप बताइए, जब आप हफ्ते में 2 दिन खोलेंगे तो मान लीजिए हमारे देश में 100 लोग हैं, तो यानी कि वो 100 के 100 लोग उसी 2 दिन बाहर आएंगे। लेकिन अगर पूरे हफ्ते खुलेगी तो 100 लोग एक एक दिन 10-10, 15-15 लोग आएंगे बाहर। इसलिए अगर दुकानें खोलने का मन होता है तो पूरी तरह से खोलना चाहिए और पूरे टाइम खोलना चाहिए। कभी कभी हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्योंकि वो तो एसी कमरे में बैठे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, कहेंगे भाई सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खोल दो। अब आप मुझे बताइए कि सुबह सुबह कोई निकलता नहीं है, तो दोपहरी में 1-2 घंटे के लिए सारी पब्लिक एक ही समय आ जाती है। जबकि अगर पूरे दिन खुला रहे तो आदमी अपना अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आता है, धीरे धीरे बाजार में भीड़ नहीं लगती और बीमारी फैलने का भी डर कम हो जाता है। लेकिन जब आप जो है एक ही घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए खोलेंगे तो नेचुरल बात है, उसी समय भीड़ ज़्यादा आएगी, उसी से बीमारी फैलती है। तो ये तो मूर्खतापूर्ण वो होता है कि जी इतने घंटे के लिए खोल दिया, इतने घंटे के लिए खोल दिया, उससे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आपने कंट्रोल करना है, और लोग, इससे क्या होगा, इससे 2 नुकसान होते हैं, बीमारी भी फैलती है ज़्यादा, प्लस लोगों का बिजनेस भी खराब हो जाता है, व्यापारी बर्बाद हो गए। तो पूरे टाइम खुलना चाहिए मेरी नज़र में। हाँ, अगर लॉकडाउन लगाना है तो फिर वो कंटिन्यू लगाओ, आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद 10 दिन का लगाओ, 15 दिन का लगाओ एक साथ, है ना। तो क्या 2022 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, 2022 के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। संगठन का ढांचा करीब करीब पूरा कंप्लीट हो चुका है और पूरे तैयारी के साथ हम लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगले 2022 में आने वाले चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, हमारे बिना भागीदारी के, हमारे बिना सहयोग के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो कोई सरकार बनेगी नहीं। मुद्दा क्या रहेगा अगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो क्या मुद्दा रहेगा? जनता के दिल को हमारा कैसे जीत पाओगे, कैसे जीत हासिल करोगे? हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसके लिए हम जन जागरण के लिए, मैंने जैसे आपसे बताया, अभी 1 महीने की यात्रा है। अभी ये लगातार आगे भी पूरे साल चलेगी। हमारा हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी गांव-गांव में जा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को बता रहा है किस तरीके से हम सत्ता में आने पर बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं, ये 2 ही लोगों के टारगेट करके कानून बनते हैं इस देश में, या तो अल्पसंख्यक जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, या तो स्वर्ण जाति के लोग। तो हम लोग इनके साथ भी कोई अन्याय ना हो, तो अपने स्वर्ण जो समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये भी भारी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ रखने वाला आज कोई राजनीतिक दल कहीं पर मौजूद नहीं है। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने 30% की भागीदारी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए भी रखी है, बाई लॉज के अंदर, जो हमारा संविधान है पार्टी का उसके अंदर। और जो हमारे स्वर्ण जाति के भाई हैं, उनके साथ भी कोई अन्याय ना हो, इसका का भी विशेष ध्यान रखा गया। जो हमारे दलित, हमारे जो पिछड़े समाज के भाई हैं, उनका जो अधिकार है वो हमारी पार्टी ही उनको दे सकती है। क्यों दे सकती है, कैसे दे सकती है? क्योंकि जब जो दलित या पिछड़े समाज की राजनीति करने वाले दल जब सत्ता में आए, तो उन्होंने वोट तो लिए, जैसे बसपा है, वोट तो लिया उन्होंने ये कह के कि हम दलितों की पार्टी, लेकिन जब सत्ता में आए
तो उन्होंने जो योजनाएं या नौकरी थी जो एससी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी, वो सारी की सारी जाटव समाज के भाइयों को दे दी। तो उसमें जो वाल्मीकि समाज के भाई हैं हमारे, जो खटीक हैं, जो हमारे पासी हैं, जो हमारे धोबी समाज के भाई हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला। तो जब हम सत्ता में आएंगे तो क्योंकि लोग ये ऐसा बोलते हैं कि ये स्वर्णों की पार्टी है, अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आने के बाद किसी जो एससी वर्ग के लिए जो रिजर्व योजना या नौकरी है उसमें किसी ठाकुर साहब को या पंडित जी को तो दे नहीं सकता। तो जब हम नहीं दे पाएंगे या दे सकते तो हम ही उसका बंटवारा सही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तो हम मान लीजिए 4 नौकरियां हैं एससी के लिए रिजर्व, तो हम एक खटीक भाई को देंगे, एक पासी भाई को देंगे, एक वाल्मीकि भाई को देंगे, एक जाटव भाई को देंगे। इसी प्रकार से जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने भी अपने वर्ग विशेष के लिए ही सब चीज़ रख ली। जैसे कि समाजवादी जब आई सत्ता में तो आप देखेंगे 60 से 70% सिर्फ यादव समाज के जो भाई हैं वो पुलिस प्रशासन का हिस्सा हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो हमारे कश्यप भाई हैं, जो प्रजापति भाई हैं, जो लोधी राजपूत हैं, जो सैनी हैं, जो गुर्जर भाई हैं, तो उनको तो कुछ मिला नहीं। तो जब हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि मान लीजिए 10 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लिए है आरक्षित या कोई योजना है, तो उसमें मैं किसी ब्राह्मण या ठाकुर को तो दे नहीं सकता। तो हम उसका बंटवारा सही से करेंगे, क्योंकि जो जब यादव जी सत्ता में आए तो उन्होंने 10 की 10 अपने पास रख ली, क्योंकि वो भी पिछड़े, तो कोई कानूनी उसमें उल्लंघन भी नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी ठाकुर साहब को वो नौकरी दे दी जाए या पंडित जी को दे दी जाए तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, रिजेक्ट हो जाएगी वो नौकरी या योजना। लेकिन जब हम आएंगे सत्ता में तो हम वो नहीं ले सकते, या नहीं, हमारा मन भी नहीं है कोई किसी के अधिकारों को छेड़छाड़ करना। तो हम इसका बंटवारा एक सैनी भाई को देंगे, एक गुर्जर भाई को देंगे, एक प्रजापति भाई को देंगे, एक कश्यप भाई को देंगे, एक लोधी राजपूत भाई को देंगे, एक यादव जी को देंगे। तो इस तरीके से बंटवारा हम सही से करेंगे, और जो हमारा सहयोगी बनेगा विशेष रूप से उसका विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे गुर्जर भाई, जो हमारे सैनी भाई हैं और कश्यप भाई हैं, वो हमारे पार्टी से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इनको एक एक फालतू देंगे, है ना। जैसे सामान्य जाति से भेदभाव हो रहा है, एक अभी जल्दी का ही मामला है, गड़ाने गांव में एक हत्या हुई है, हत्या कर दी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है कि जो कानून है, कानून का कोई राज रहा नहीं है। कहने को तो इन्होंने बहुत एनकाउंटर बहुत वो करवा दिए, लेकिन कोई डरने के लिए तैयार नहीं है। डर इसलिए नहीं है क्योंकि रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि अगर मैं खुद पैसे नहीं ले रहा हूँ तो कोई भी नहीं ले रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस समय जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में नाकामयाब हुई है। भाई जो इंसान है उसकी जेब से तो 100 रुपये निकल ही रहे हैं ना, चाहे वो कोई अफसर खा रहा है, चाहे पहले नेताजी खाते थे। तो दूसरी सरकार में नेताजी की जेब में जाता था, कुर्ते पजामे की जेब में जाता था। अब जो है वो जो है किसी सरकारी के अफसर की जेब में जा रहा है। तो सामने वाले व्यक्ति को तो कोई लाभ नहीं मिला ना इस ईमानदारी का। तो आप कमरे में बैठ के सोचते रहिए मैं ईमानदार हूँ, एक दिन अपने सड़क पर अकेले जरा जाके कुछ काम करवाने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया न्यूज़ 8 बुलंदशहर से सुरेंद्र भाटी।